टू ओपन करें, रेवेन्यू रेशो आखिरी आधा घंटा हुई भाई, वो सही कर ली गलती, दिखाओ सर, पक्की बात है, इसको जरा चेक करो बैठ के, रिसेंट टाइम वाला सवाल है ना, इसके साथ मैच कर लो। पास पेपर टू जल्दी से ओपन करें। ओए पानी उठा दो। इसमें ये जब से दो काम नहीं हुई सही मेरे चा, चल कोई नहीं, चंदा बैठ के कर ले सारे चेंज हो सकता। अच्छा जरा ना भाई बात सुने बेटा, ओरिजिनल से करके ना कंपेयर, तो वो जिस कंपैरिजन में गलती सही करे ना, वो एक कॉपी मुझे देना, मैं सबको खुद सही करवा दूंगा, ठीक है। परेशान हो गए, चेहरे का रंग फक हो गया, 100 पेपरों पे सही करना पड़ेगा। ये जब से ना दो टॉपिक इकट्ठे चले हैं ना, तो मुझे लगता है क्लास छोटी होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट ए को काट दें, पेज नंबर 873 पार्ट ए है। असल में ना ये सवाल पुराने स्टैंडर्ड के हैं, तो एक्सप्रेसली वो पुराना स्टैंडर्ड तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, तो खींच तान के अप्लाई किया गया, लेकिन मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। असल जो सवाल शुरू हुए हैं ना, इसको सवाल शुरू कर कहते हैं आइए फॉरेस्ट टेस्ट होना शुरू हुआ है, वो क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7 में आपके सामने मौजूद है, अच्छे खासे खतरनाक शक्ल में, ठीक है। लेकिन अब आप आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंट फील करने लगे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। रिसेंट टाइम का क्वेश्चन हम करेंगे आज डिस्कस, ठीक है, तो उसके अंदर वो आपको आता होगा तकरीबन 70%, और वो क्वेश्चन वैसा है जैसा टेस्ट का क्वेश्चन था, मिलता जुलता, यानी कि जिसने टेस्ट लास्ट टाइम भी ये सवाल टेस्ट में था, वसीम इंडस्ट्रीज वाला, जो लास्ट टाइम बच्चों ने हैंड बैग नहीं दिया था, डिस्कशन में नहीं बैठे थे, तो जब वो रिसेंट टाइम में गए तो फिर उनकी वहीं पे सारी बात निकल गई थी, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंट होते तो जा रहे हैं हम। पहले दिन जब हमने पहला सवाल पास करके देखा तो हम परेशान हो गए थे, एंट्रीज वाला यार ये क्या हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें तो जो डिस्कस हो गई हैं वो भी हमने देख ली, और जो बाकी न्यूमेरिकल बन सकते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं, उसके लिए कोई ना कोई एग्जांपल्स आपके लिए डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत लेकर आता हूं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल हमने 60-70% मार्क्स जो है वो गेन करने होते हैं लाजमी, इसकी कोशिश करनी है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपसे कहा ए पार्ट को काट दीजिए, ठीक है। जबरदस्ती जबरदस्ती इसको हम कर सकते हैं आंसर, लेकिन जरूरत नहीं महसूस कर रहा, ठीक है। पार्ट भी करवाता हूं, करवाता नहीं हूं, सुनाता हूं आपको, 2-4 पॉइंट्स होंगे, अभी नहीं रख लें, 2-4 पॉइंट्स होंगे, वो आपके ध्यान में रखने हैं, फिर खुद आंसर करना है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट करवाऊं फायदा नहीं है, आपने लिखना सीखना है चीजों को, आपको सब चीजें आती हैं, ओके। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। शो हाउ रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, KIL हैज सोल्ड अ मशीन ऑन क्रेडिट टू YE। यावर को KIL ने मशीन बेच दी है उधार पे। अब जैसे ही हमने पढ़ा मशीन बेच दी है, फौरन ध्यान में आया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं, कंट्रोल तो ट्रांसफर हो गया, ठीक है। कितने बच्चों ने ये घर पे ट्राई किया क्वेश्चन? अच्छा बहुत ही कम, नहीं होंगे ऐसे पास। द मशीन वुड बी यूज्ड बाय यावर if it is able to secure a contract for providing services to AMZ and company। ये जरा एग्जांपल से बात समझें। यावर को अज्यूम करें कि ये एक गवर्नमेंट कंट्रैक्टर है, ठीक है, और इस गवर्नमेंट कंट्रैक्टर ने गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट विन करने का सोचा है, कोशिश कर रहा है कि रोड्स बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट वो विन कर ले। अब रोड्स बनाने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होता है, जो मशीन चाहिए होती है, बड़ी सी मशीन, वो जो आप आजकल वो वाला काम नहीं करते, ऐसे में कहा, ठीक है, मशीन से वो सारी लुक जो है वो आप लुक करते हैं कि वो फैला रहे होते हैं, तो वो मशीन यावर ने KIL से ले लिया, क्योंकि गवर्नमेंट के बंदे आएंगे जब ये देखने के लिए कि आप ये सड़क बना सकते हैं, तो उनको दिखाना है कि ये मशीन हमारे पास है, हम इसे बना लेंगे। अब मसला ये है कि अगर गवर्नमेंट के लोग ना दे कॉन्ट्रैक्ट यावर को, तो फिर यावर ने उस मशीन का क्या करना, वो यावर ने वो मशीन वापस कर देनी है KIL को। तो ये मैंने गवर्नमेंट का नाम AMZ एंड कंपनी की बजाय मैंने इसको अज्यूम कर लिया जैसे गवर्नमेंट है, और यावर को अज्यूम कर लिया कॉन्ट्रैक्टर। अब कहानी समझ आ गई। तो यावर को मशीन दी है किसने? KIL ने, और यावर ने कहा है कि ये मशीन मैं रखूंगा तब जब मुझे आगे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा सड़क बनाने का, ठीक है। आई कहता है KIL ने कहा ठीक है, KIL हैज एग्रीड दैट मशीन मे बी रिटर्न्ड, अंडरलाइन करो, मशीन में भी, तो जो उसने सोल्ड लिखा है फिर वो सोल्ड नहीं है, ये तो सेल ऑन रिटर्न बेसिस है। इसका मतलब KIL आज रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकता अनलेस के यावर अगला कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर ना कर ले, और जिस दिन यावर अगला कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करेगा उस दिन कंट्रोल ट्रांसफर समझेंगे, और KIL उस दिन रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेगा, ठीक हो गया, सही है। अच्छा अब उधार बेचिए तो कॉन्ट्रैक्ट कैश डेबिट तो हुआ नहीं है, तो कहानी खत्म होगी। इन केस यावर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो यावर वो मशीन वापस लेकर आएगा, तो KIL ने क्या कहा है, 10% फिर भी देने पड़ेंगे। अब ये 10% जो उसने लेना है ये उस दिन इनकम में डाल देगा जिस दिन वो मशीन वापस लेकर आएगा, ठीक है। अब 2 नंबर के लिए ये बात लिखनी है, अब कैसे लिखनी है ये सुन ले, सिचुएशन समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे लिखेंगे कि द ट्रांसफर ऑफ, 2 नंबर लिखना है, डायरेक्टली हम पॉइंट 5 पे आ जाएंगे, ठीक है। द कंट्रोल इज नॉट ट्रांसफर्ड टू YE ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ मशीन बिकॉज YE हैज राइट टू रिटर्न दिस मशीन इफ इट इज अनेबल टू सिक्योर अ कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी, ठीक है। देयरफॉर नो रेवेन्यू शैल बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ मशीन एंड KIL शैल रिकॉर्ड द रेवेन्यू वंस YE सिक्योर्स द कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी, फुल स्टॉप। एंड इफ YE रिटर्न्स द यावर रिटर्न्स द मशीन then 10% then 10% amount shall be treated as revenue on the date of return। बस लिख लेंगे ये बात, फिर बोलूंगे लिख लेंगे इसको जब तक आप खुद नहीं। जैकेट पढ़िए भाई, देखो जैकेट, जैकेट दे दो, देखो इसमें कुछ है, ओह मिस हो गया, वेलकम भाई, चीज़ें पूरी कर लेना, कुछ नहीं करिया, फोन पे पता ही नहीं, ओके भाई लिख लेंगे ना। अच्छा ये लिखेंगे आपका सॉल्यूशन और बुक का सॉल्यूशन 100% मैच नहीं करेगा, लेकिन बात यही लिखी होगी इसलिए कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। तो फिर मैं बोल रहा हूं क्या बातें लिखनी है 2 नंबर के लिए, आपने कहना है कि नो रेवेन्यू, अब और कम कर लेते हैं बात, नो रेवेन्यू शैल बी रिकॉर्डेड बाय KIL एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ मशीन बिकॉज़ YE हैज अ राइट टू रिटर्न इफ इट इज अनेबल टू सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी एंड रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड बाय KIL व्हेन YE सिक्योर्स द कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी एंड इफ YE रिटर्न्स द मशीन देन 10% अमाउंट शैल बी रिकॉर्डेड ऑन एज रेवेन्यू ऑन दैट डेट। क्लियर ये बात समझ आ गई? लिखोगे ना घर पे, जो लिखोगे तो पास होगे, इसलिए इसको लिखना घर जाके लाजमी, ओके। मैं रेशियोज, ये सिर्फ यही होमवर्क होगा, ये सवाल जो है डिस्कस कर रहा हूं ये करने हैं, या रेशियोज 4 आज मैंने जो करवानी है उनकी इंटरप्रिटेशन मैंने सिर्फ एक ही लिखवानी है, बाकियों की आपने लिखनी है, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा उसमें सिर्फ एक लफ्ज चेंज करना पड़ना है और हमारी सारी इंटरप्रिटेशन वहां पे पहुंच के उसकी बात करते हैं जी। हाँ बेटा उस दिन पैसे नहीं ना आए, क्रेडिट पे है, हाँ क्यों कर लें, मेरे ख्याल में तो नहीं करना चाहिए 10% रेवेन्यू, क्योंकि वो तो तब हम तब श्योर होंगे कि वो वापस ले आया और अभी 10% हमारे हो गए, हम तो अभी तक यही सोच रहे हैं कि सारे का सारा ही हमारा है।
नहीं, फिर सारा 100 उस वक्त करेंगे। अच्छा जी, लेकिन ना जिस दिन भेजिए उस दिन ये कंफर्म है आपको कि 10% मिल जाना है बस। आप कह रहे हैं कि हाँ जी 10% है, ये एक आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में सही है। कह सकते हैं कि ये तो मिलने ही मिलना है ना, ये आज रिकॉर्ड कर लें, उनका आर्गुमेंट ये कि इसको तो आज रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बहरहाल अगर आप ऐसी बात लिख भी दें तो कोई इतना मसला नहीं है। मेरा ये ख्याल है, आपका ये ख्याल हो सकता है, थोड़ी सी बात बारीक है इसके अंदर। ओके, आगे चलें जी। नेक्स्ट, आसिफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज अबाउट टू सेल a new type of food factory since customer demand is high. AE is taking advance against orders. इतनी डिमांड हाई है कि हाई पड़ी हुई है हर जगह कि हमने तो फूड फैक्ट्री हो तो आसिफ इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, और हर कोई भाग रहा है, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, 25% एडवांस दी देंगे, आपकी बुकिंग हो जाएगी। मशीनें अभी बन रही हैं, फूड फैक्ट्रियां अभी तैयार हो रही हैं फैक्ट्रियों में, तो वो अभी आती हैं तो आपको हम दे देंगे, डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि since customer demand is high, AE is taking advance against orders. The selling price has been fixed at 7,000 per unit, and so far 175 customers have paid the initial 25% deposit, which is non-refundable. अब उसने क्या कहा था, डिस्कस स्टेट हाउ रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड। हाँ जी, कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं? एक ही है, फूड फैक्ट्री डिलीवर करना। क्या वो सेटिस्फाई हो गई है? वो तो सेटिस्फाई नहीं। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड तो जो 25% एडवांस आया है उसका क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है, बस 3 नंबर के लिए ये बात लिख देनी है। ठीक है, और साथ में ये बात भी लिख देंगे कि अगर मशीन चली जाएगी तो उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, बाकी पेमेंट भी ले लेंगे, और अगर मशीन नहीं लेते, कस्टमर कैंसिल कर देते हैं, तो उस दिन 25% एडवांस को हम रेवेन्यू बना लेंगे। जी, क्वेश्चन है कोई बेटा? जी सुने, आंसर कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे the performance obligation, there is no performance obligation in this contract, that is delivery of food factory. ठीक है, and no revenue shall be recorded at the time of, बल्कि यूं लिखें, the advance 25% shall be treated as contract liability at the date of receipt, and it shall be reclassified as revenue when food factory is delivered to the customer. Done. और साथ ये बात भी लिख दें, and if contract is terminated by customer, then this advance shall be treated as income at the date of termination. ठीक है, लिख लोगे ये बात? लिख लोगे? ऐसे नहीं पता लगेगा, लिख लोगे, पेपर में लिख लेंगे, हमें समझ आ गई, पेपर में लिख लेंगे। अगर अभी नहीं लिखेंगे तो फिर अगली बार लिखेंगे इसी क्लास में बैठ के, इसी सब्जेक्ट में बैठे जहां भी हो। ठीक है, तो ये बता रहा हूं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है, तो अभी लिख लेंगे ना आज जाके। ओके, सी के साथ लिखें पेंडिंग। सॉरी मैं भूल गया था बताना, आपके बुक के अंदर जो नोट्स हैं उसमें एग्जांपल से पहले एक सबसे आखिरी पे, आई थिंक लर्निंग आउटकम 9 है, उसमें अदर एस्पेक्ट्स की हेडिंग है, शायद किसी की नजर से गुजरी हो। अच्छा, वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, ना ही आज पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आज बातें और डिस्कस होते होते रेशियोस के लिए टाइम कम बचा था। 5-7 मिनट के अंदर वो पेज पढ़ा जाना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिकली पुराने स्टैंडर्ड से इंपोर्टेड कॉन्सेप्ट है ये, सेल एंड रीपरचेज का। वो स्टैंडर्ड ने भी उसको लिया हुआ है, तो उसको पढ़ना है हमने। छोटी सी बात है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो जब मैं पढ़ा लूंगा कल आपको, पहले 10 मिनट में शायद वो पढ़ा दूं, याद मुझे करवाएंगे आप। ठीक है, पहली क्लास में भी कहा हुआ है, उनको भी कहा हुआ है, तो वो जब हम पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इसका सवाल को समझना। ठीक है, 5 से 7 मिनट की डिस्कशन है, बट मैं अभी वो नहीं करना चाह रहा क्योंकि अभी टारगेट से हम हट जाएंगे। ठीक है, इसको पेंडिंग लिख लें जी। क्वेश्चन, हाँ तो क्या मैंने क्या पढ़ा दिया? हाँ नहीं, पढ़ लेंगे, घर चले गए, कल नहीं आना, आना है ना, तो पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ओके, संडे को आप नहीं आना? अच्छा, टेक्स्ट के लिए आना है तो फिर आप लोगों को बुलाना मैं भी, मैं मुसीबत पै जाएंगे 3 क्लास में, मैं किस को बुलाऊंगा? जरूरत नहीं, मैंने बुलाना है तो FR2 को, शायद आपको नहीं बुलाना तो उसको क्लैश हो। आप लोगों को जरूरत नहीं बुलाने, आप लोग बुलाए हुए बिन बुलाए। सी को प्लीज, सी को पेंडिंग कर लिया, साथ कर दिया, रेफर लर्निंग आउटकम 9। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, आप इसका आंसर बड़े आराम से दे लेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। क्वेश्चन नंबर 3, पास नंबर 3, मैं बातें ना किया करें आपस में प्लीज, डिस्टर्बेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 3, ए डिफाइन टर्म पीओ एंड स्टेट क्राइटेरिया व्हिच शुड बी मेट इफ गुड्स आर टू बी कंसीडर्ड एज डिस्टिंक्ट। ये थ्योरेटिकल 3 नंबर का, 4 नंबर का। बी में 1 के साथ लिखें सोल्यूशन इज रॉन्ग, और मैं वो सही करा देता हूं आज। मतलब सोल्यूशन से मैं मुताबिक बिल्कुल नहीं हूं, बनता नहीं था सोल्यूशन, ये तो हम सही कर लेते हैं, छोटी सी बात है। वैसे भी आपको कहा ये 3 सवाल हैं बहरहाल पुराने। ठीक है, इसलिए ज्यादा इनको वेटेज देने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से चेंज जब किया तो ये थोड़ा सा इसके अंदर कमी कोताही है। इंशाल्लाह इस सोल्यूशन को सही कर लेंगे हम मिलके। आ जाए पेज नंबर 877, आंसर 3 B1, पेज 877, आंसर 3 पार्ट बी बुलेट 1 है सबके सामने, इसको सही कर रहे हैं आप, ध्यान से सही कीजिएगा। जहां पे कुछ ऐड कराऊं वो टुंडा सा लगा के ऐड कर लेना, और जहां से कहूं काट दे तो वो लाइन भेज दीजिएगा, फिर जुमला बाद में इकट्ठा पढ़ लेते हैं। ओके, द डिफरेंट सर्विसेज बीइंग परफॉर्म्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वो टुंडा सा ऐड करें। आर डिस्टिंक्ट एंड, ये लिखें 3 लफ्ज लिखें, आर डिस्टिंक्ट एंड, आर के आगे लिखें डिस्टिंक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट के आगे क्या लिखा, आर, ये डिस्टिंक्ट से पहले आर लिखना, 3 लफ्ज कहे ना, आर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्टिंक्ट एंड आर सेपरेटली, जुमला था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बाद ऐड कराया, तुमने आर के बाद ऐड कर दिया, अपने लोग फनकारी लाइए, मैं भी आर में लिखा, मैं सारे भूल गए। मैं बोलता हूं जी, दोबारा सुने। The different services being performed under the contract are distinct and are separately identifiable, ये जुमला बनना चाहिए। The different services being performed under the contract are distinct and are separately identifiable, इसके आगे ऐड करें from the contract, और बट से काटना शुरू करें लाइन को, और अदर्स को भी काट दें साथ ही, यानी अदर्स तक लाइन काट। पिछली क्लास में बट बैठा मैं, बट से काटना शुरू करें, अदर्स को भी काट, बट से लेकर एंड तक अदर्स तक की लाइन काट दें। ठीक है जी, फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। भाई ये पहली बार में क्यों नहीं सुनते, क्या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है? यार तुम कितने बेशरम लोग हो, उस्ताद शागिर्द का अपना रिश्ता होता है, एक मजाक होता है, ये बीच में ऐसी कुछ ना वो, अब वो ऐसी अजीब बात, ये मैंने तुम्हें माफ किया, तुमने अजीब से हो ना, तो फिल्मों में 5 रुपए देके नजर आते हैं वैसे करते, तुम ना हंसो, तुम ना हंसो, तुमको जरूरी हंसना, मतलब एक बात है, मैंने तो बात की, मेरा मतलब तुम ऐसे बीच में तुम, मतलब जुमला सुने आप। The different services being performed under the contract, ध्यान से सुन लें, दोबारा नहीं बोलूंगा। Different services being performed under the contract are distinct and are separately identifiable from the contract, बाकी लाइन काट दे। ठीक है, अब बेस्ड ऑन से मैं पढ़ रहा हूं, एक चीज थोड़ी सी ऐड करनी है। बेस्ड ऑन दिस ECL should, आगे थोड़ा सा ऐड करें, नॉट, ECL should not account for services in the contract as a single performance obligation. It's done. मैंने क्या कहा है, कल क्या याद करवाओगे मुझे भाई साहब? एक्सक्यूज मी, अदर एस्पेक्ट्स के साथ ही मुझे याद करवाना है कि आपने क्वेश्चन 4 का ए करवाना है। क्वेश्चन 4 का ए मैं तब करवाऊंगा जब एक छोटी सी एग्जांपल से वो कॉन्सेप्ट समझा लूंगा जो यहाँ पे कार फरमा है। ओके, अब वो हैंडआउट्स जल्दी से बांट दें, जल्दी से बांट दें वो हैंडआउट। अच्छा जी, मेरी बात सुनिए गौर से, आपके सामने एक हैंडआउट आ रहा है, ठीक है जी, उस हैंडआउट में एक छोटी सी एग्जांपल है पहले,
उसके बाद उस हैंडआउट की बैक साइड पे, और एक आई कैप का रिसेंट टाइम का क्वेश्चन है, और बैक साइड पे आपके पास सोल्यूशन मौजूद है। आई कैप के पेपर का सोल्यूशन जो देखेगा वो पास इस दफा नहीं हो सकेगा जब तक खुद ना कर ले। मैंने हाथ से लिख दिया था, वो असल में था अलग, लेकिन मैंने अलग पे पता क्यों नहीं दिया, क्योंकि यूं रख के बैठ के कर ले, चलो कुछ और नहीं, जिन्होंने नहीं मानी था पास होना ही नहीं है, जिद पकड़ी हो, वो कम से कम यूं तो करते रहे ना, तंग तो होते हैं ना, ये मतलब देखें मुसीबत तो पड़ी है ना उनको, इसलिए मैंने इनको कहा कि इसकी बैक साइड पेज बचाना, बेटा प्रिंट के ऊपर तो पैसे नहीं लगते, पेज बचाना ये एनवायरमेंट के लिए जरूरी है, आपको शायद पता नहीं है। हाँ, सफा दरख्त से बनता है, आप लोग हंस रहे हैं, सफेद दरख्तों से बनते हैं, आपको नहीं पता, सारे दरख्त चाट गए आप लोग दुनिया के ऊपर से। आजकल टीडी दल वो भी चला फिर रहा है, जो बच गया वो खाई जा रहा है। दरख्त लगवाए हैं, नहीं पाकिस्तान में दरख्त लगे, हम स्वाद गए थे, जो अगले दरख्त हैं वो भी काट के लेंगे अगले, अभी इस साल ही गए थे, जाने दो। आपके सामने एग्जांपल है और फिर क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सही करवाऊंगा कुछ एक दो चीजें। पहले एग्जांपल पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, एग्जांपल सही कर लेते हैं, फिर अगर गलती है तो मैं चेक कर लेता हूं। मुझे एक बात बताइए, आपको कैश रिसीव हो जाए लेकिन आपने अभी गुड्स ना की हो ट्रांसफर, तो आप क्या कहा करते हैं उसको? कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, वो जिसको हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी कहते हैं। इस बात से तो आप मुत्तफिक हैं, ये तो आपको एंट्री का पता है, क्या ख्याल है? ये एंट्री कब होती है? जब हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई ना की हो, ठीक है, और कैश आ गया हो, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको समझ आती है, ये तो नॉर्मली आज तक जो हम करते आए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस तो यही है। एक एक्सेप्शनल सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना, अगर मैं यहां पर लिखूं रिसीवेबल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, यानी एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, तो क्या ये एंट्री आपको समझ आती है कि ये होनी चाहिए, हो सकती है? क्वेश्चन, ये एंट्री हो सकती है? कितने बजे कहते हैं हो सकती है ये एंट्री? ओके, एक दो, कैसे होगी इस एंट्री को समझाओ। एक मिनट, तारिक ने कुछ बोला पहले तेजी में। अच्छा, तुम इसे कहते हो, कह रहे हो नहीं वाले हो, मैं तो कह रहा हूं जिसने कहा है हो सकती है उसके पास। एक मिनट पहले राफे, क्या है कि ऑब्लिगेशन, तो वो ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ऑब्लिगेशन तो रिकॉर्ड कर ली, तो उसके अगेंस्ट आया क्या है? आएगा ओके, उसने सही कह रहा है, रुक जाओ, हंसी वाले हंसते रह जाओगे। अबे रुको, अब पहला जुमला क्या बोला आपने? हम इतने कंफर्म हैं, ये बोला, हम इतने कंफर्म हैं, ये बोला, बस यही बात थी। लेकिन ये बात कहलाती है नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। खुद से नहीं हमने अज्यूम करना कि हम इतने कंफर्म हैं कभी भी, ठीक है। अब इसी जो चीज को आपने अप्लाइड लिया, मैं इसको एक्सप्रेस कह रहा हूं स्टैंडर्ड की जुबान में। स्टैंडर्ड कहता है, देखें, ड्यू डेट फॉर पेमेंट हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हमारे लिए है रेलेवेंट, बोलो ड्यू डेट से हमें कोई लेना नहीं होता। हमने जब पीओ सेटिस्फाई की, हमने एंट्री की डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, पैसे नहीं आए डेबिट, ठीक है, हमने कहा 1 महीने पहले दे देना, हमने कहा ठीक है 1 महीने बाद 15 दिन बाद लेना, ड्यू डेट तो गुजर गई, ओवर ड्यू हो गया, कोई नहीं। जितना ड्यू जितना ओवर ड्यू जाता है हम शक बढ़ाते जाते हैं, फिर प्रोविजन वगैरह ये वो सब कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो तो ड्यू डेट तो हमारे लिए रेलेवेंट कभी नहीं होती थी नॉर्मली, लेकिन ये ड्यू डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल है। क्या मतलब? जिस दिन ड्यू डेट आ गई उस दिन हम कहेंगे हमारा अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया है। हालांकि अभी पैसे नहीं आए, अभी चीजें नहीं भेजी, लेकिन ड्यू डेट आ गई थी। एडवांस पेमेंट करने का उससे कहा था कि मैं एडवांस पेमेंट करूंगा फिर आप चीजें देना, तो एडवांस पेमेंट पे एडवांस पेमेंट आती थी तो हम ये एंट्री करते थे। पेमेंट अभी नहीं आई, जो ड्यू डेट थी वो गुजर गई, उसने कहा मैं एडवांस दूंगा, उसने एडवांस नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल है। तो जिस दिन ड्यू डेट आई थी हमारे पास एक अनकंडीशनल राइट आ गया था, तो हमने उसी को कह दिया रिसीवेबल डेबिट, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अब ये ऐसे समझ नहीं आएगा, ये एग्जांपल से समझ आएगा ना, तो इसीलिए वो एग्जांपल आपको दिया है। पहले वो एग्जांपल पढ़ते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन मैं करता हूं, आपने नोट नहीं करना, सफे की बैक साइड पे पास पेपर के सॉल्यूशन के नीचे उसका सॉल्यूशन भी मौजूद होगा, सिर्फ उतना एरिया आपको अभी देखने की इजाजत होगी। ओके, एंटिटी ए साइंड, यहां पे ना एक दो गलतियां हमसे हो गई हैं, मैंने लिख के दिया था उनको टाइप करते हुए, तो मैं असल वाला सवाल पढ़ता हूं, आपने गलती नजर आए तो उसको यहीं पे सही कर लीजिएगा। ओके, बुक में ढूंढने लगा ना, मैंने हाथ से लिखी हुई थी, अच्छा शीशे में बुक में पढ़ा हुआ सर, यहां पे क्यों दे। एंटिटी ए साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर बी ऑन यकम मार्च चाहिए आगे यकम मार्च 12। एंटिटी ए कौन है? फिर सेलर लगा है ना, चलो अभी नहीं लगा, कस्टमर तो बी के साथ लिखा हुआ है ना, तो फिर एंटिटी ए क्या है? सेलर, ठीक है। तो सेलर और कस्टमर मैं कह लूंगा। ओके, तो सेलर साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर ऑन यकम मार्च 12, द टर्म्स ऑफ व्हिच इंक्लूड द फॉलोइंग। बुलेट 1, सेलर एग्रीड टू सप्लाई एंड इंस्टॉल अ मशीन बिफोर 30 मई। हाँ, इसको सही कर लो बिफोर, वरना तो सारी एग्जांपल की जान निकल जाती है। वो एग्जांपल बनाई तो इसलिए थी, तो मैंने मार्च लिखा था, उन्होंने गलती से उसको मैं कर दिया, मुझे देके गए हैं सफा, मुझे सफा देके गए हैं, मुझे सफा दिया उन्होंने, हाँ काट के लिखा हुआ है ना, नहीं मुझे सही करके देंगे जी। तो एंटिटी ए एग्री टू सप्लाई एंड इंस्टॉल द मशीन बिफोर 30th मई 12 मई 2012 तक उन्होंने कहा है कि मशीन इंस्टॉल कर देना, डन। बुलेट 2, कस्टमर एग्री टू पे 15 मिलियन इन एडवांस ऑन यकम अप्रैल 2012। भाई मुआयदा क्या हुआ है? मुआयदा जिस दिन हुआ छोड़ो उसको तो करो, मुआयदा क्या हुआ है? सेलर ने कहा है मैं 30 मई से पहले पहले तुम्हें मशीन इंस्टॉल कर दूंगा, 30 मई से पहले पहले तुम्हें मशीन इंस्टॉल कर दूंगा, और कस्टमर ने क्या कहा है? ठीक है 30 मई से पहले पहले बेशक कर देना, मैं तो तुम्हें पैसे एडवांस में पे कर दूंगा, यानी यकम अप्रैल 2012 को, यकम अप्रैल को पैसे पे कर दूंगा, तुम 30 मई से पहले पहले किसी भी दिन आके मशीन इंस्टॉल कर देना। बात समझे हो? अच्छा, सेलर इंस्टॉल्ड द प्लांट ऑन 10 मई 2000। सेलर ने किस दिन इंस्टॉल कर लिया प्लांट? 10 मई 2000, 10 मई 2012 करके हम लिख सकते हैं पीओ इज सेटिस्फाइड। अच्छा, इससे पहले यकम अप्रैल 12 लिखा हुआ है, इसको आगे अंडरलाइन करके लिख सकते हो ड्यू डेट, ये ड्यू डेट है, एग्री टू पे कहा उसने, ड्यू डेट तो यही होगी ना, ठीक है। तो 1 अप्रैल ड्यू डेट है। अच्छा, 10 मई को उसने पीओ सेटिस्फाई कर दी, एंड ऑन विच डेट कस्टमर बी ऑब्टेन कंट्रोल। सही है, साथ साथ हैं, फिर पढ़ूंगा, सही है।
आई कहता है कस्टमर पेड प्रॉमिस्ड कंसीडरेशन ऑन 30 अप्रैल 12, अंडरलाइन करो 30 अप्रैल 12। पेमेंट का वादा किस दिन किया था उसने? यकम नहीं, वादा किस दिन करने? हाँ, 1 अप्रैल को पे करने का वादा किया था, लेकिन पे किस दिन कर रहा है? ठीक है, आगे उसने ब्रैकेट में लिख भी दिया दैट इज बिफोर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट की बजाय इंस्टॉलेशन करें, इसको इंस्टॉलमेंट नहीं है, बिफोर इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पे मेरे से अपने से भी गलती हुई, मैंने लिख के दिया ना तो जल्दी में इंस्टॉलमेंट लिखा, पर बिफोर इंस्टॉलेशन बट आफ्टर ड्यू डेट, बिफोर इंस्टॉलेशन बट आफ्टर ड्यू डेट। डन। ओके, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर ऑल जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेलर अज्यूमिंग कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन कैंसिलेबल एंड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिलेबल। इधर देखें, ए रिक्वायरमेंट है अज्यूम करो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन कैंसिलेबल, और बी रिक्वायरमेंट है अज्यूम करो कॉन्ट्रैक्ट इज, इधर देखो, नॉर्मली ऐसा ही होता है, ठीक है, या यूं कह लें आज तक जो हमें पता है, यानी कि जितना हमने IFRS 15 में ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी वगैरह जैसी चीजें पढ़ी थी, आज तक कभी नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट का नाम हमने देखा ही नहीं था। ठीक है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक के अंदर लिखी हुई है, मैंने वो पढ़ने से मना कर दिया था। उसकी वजह यही थी, छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो वहां पे इस तरह से एग्जांपल से एड्रेस्ड नहीं है, तो वो समझाने के लिए ये छोटी सी एग्जांपल मुझे बनानी पड़ी, जब बनानी हो या ढूंढनी हो, जैसे भी हो, चीजें जैसी चल रही होती हैं, तो वो जब बन गई तो आपको समझा के अब वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ठीक है, इसलिए पूरे ध्यान से है, अब है बहुत आसान, लेकिन जो काम आज तक हम करते आए पहले वही कर लेते हैं। ठीक है, क्या ख्याल है, करें थोड़ा सा याद जगह इधर से जी। डेट्स यकम सबसे पहले कौन सी डेट है जी? ये सोल्यूशन जिसने ओपन किया ना, मुझे नजर आ गया, फिर देखना सोल्यूशन नहीं सामने ओपन करना, खबरदार किसी ने सोल्यूशन जिसने ओपन कर लिया उसका दिमाग नहीं चल सकता, पेपर में सोल्यूशन साथ लेके जाओगे क्या? ठीक, ले जाना बेटा, ठीक है, जिंदगी के लिए ना डिस्क्वालीफाई हो जाओ। ओके जी, फर्स्ट डेट यकम मार्च 12 कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके, फिर यकम अप्रैल ड्यू डेट, इधर देखो 1 अप्रैल 2012 कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिलेबल। आज तक कभी ड्यू डेट पे हमने कुछ नहीं किया था, नेवर, कभी भी कुछ नहीं किया था, आज भी कुछ नहीं कर रहे। ड्यू डेट आगे नहीं आया पैसे तो क्या करें? ठीक है, नहीं आया पैसे तो क्या करें, नो इशू। ठीक है, फिर 30 अप्रैल को उसने दिए पैसे, 30 अप्रैल को वही बचपन वाला, ये वो एंट्री बचपन वाली, पहले दिन हमने वो कैश आ गया है, लेकिन अभी मशीन इंस्टॉल की, सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हमने एंट्री पास की कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एडवांस। चलो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 15 से, ठीक हो गया, सही है। और किस दिन उसने मशीन इंस्टॉल कर दी? 10 मई को, तो 10 मई को कैश दोबारा तो नहीं आएगा, 10 मई को कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू मशीन का क्रेडिट। जी, इसमें कोई मसला? ये तो आज तक करते आए ना। ठीक है, अब नई चीज की तरफ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है नॉन कैंसिलेबल, तो जिस दिन उसने वादा कर रखा था पैसे, देखना यहाँ पे वादा ही कोई नहीं है, ठीक है, वादा है उसका, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है। ठीक है, ये तो पहले हमसे पूछा फोन करके भाई पैसे, मैंने कहा नहीं है, बल्कि मैं कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, बस मैंने नहीं लगवानी आपसे मशीन, तो फिर बात की लड़ाई है, मैंने इतना मैंने अच्छा कर दिया, ये कर दिया, बाद में लड़ जाएंगे, फिर बाद में वो 10 हो गए वहां होंगे, लेकिन फिलहाल देखो अप्रैल को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो सकता है ना, ये नॉर्मल था, ये लिखा कभी नहीं होता, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, एक्सेप्शन लिखी होगी, नाम लिखा होगा, ये नहीं कहना कंफर्म, हम खुद से अज्यूम करें, ये नाम लिखेगा कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन कैंसिलेबल। ठीक है, तो फिर हम कंफर्म है। ठीक है, तो जैसे ही ड्यू डेट आई यकम अप्रैल 2012, हमने इधर देखा उधर देखा, हमने कहा पैसों की डेट तो आ गई है, हमारा हक है अब, जिसके साथ कोई कंडीशन अटैच ही नहीं है, उसने तो लिखा हुआ कि जब तक डिलीवर नहीं करोगे, इंस्टॉल नहीं करोगे, तो पहले क्या क्या मैं एडवांस दूंगा, इंस्टॉलेशन को छोड़ो। तो अनकंडीशनल राइट टू रिसीव था, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव का नाम क्या होता है? क्या इस दिन हमने मशीन इंस्टॉल कर दी थी? नहीं, तो फिर हमें क्या करना पड़ा? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट करना पड़ा 15 से। ये नई चीज है हमारे लिए, ये मैंने कहा था एंट्री क्यों नहीं हो सकती है ये एंट्री। ठीक है, लेकिन किस सूरत में? जब कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल। अच्छा, अब नहीं पैसे दिए ना, तो हमने कहा बेटा लेके ही रहेंगे पैसे, ही आज से तो हमारा ये अनकंडीशनल राइट है। अब यकम अप्रैल को बजाय 30 अप्रैल को उसने पैसे दे दिए, तो ठीक है, कैश डेबिट और वो रिसीवेबल जो 1 महीने खुशी के लिए देखने के लिए किया था, वो खुशी आ गई है, 15 रिसीव हो गया, बस ठीक है। ठीक है, और 10 मई 12 को जी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। अब अगर आप गौर करें तो हुआ क्या है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, ये देखें, एक रिसीवेबल आया और वो रिसीवेबल खत्म हो गया, तो बाकी एंट्री तो भी वही है, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। मतलब 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के साथ भी रिसीवेबल आ गया, वो कब आया? जब कैंसिलेबल नहीं था कॉन्ट्रैक्ट और उसने ड्यू डेट का वादा कर लिया था। ठीक है, अब जब आप सफा पलटेंगे तो ऊपर वाला सवाल देखना फेल होने के मुताबिक होगा, तो देखना तो बेशक देख लें, आप यूं फोल्ड करके देखेंगे, सोल्यूशन लिखा हुआ है नीचे, एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, आपने नोट नहीं करना था, बिल्कुल वैसे ही आपके लिए मैंने एंट्रीज कर दी थी। ठीक है, अब इसके नीचे वो नोट लिखा हुआ है जो आपको वो भी लिखने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा था, वो क्या है सुन लो। The due date for payment in a contract is normally irrelevant while recording revenue. However, the date becomes important if the contract is non-cancelable because it becomes the date. यानी कि it के आगे ना, it के आगे due date लिख लो ताकि पता लगे it का मतलब क्या है, it का मतलब वो ना समझ लो ईंट है। हाँ, however, the date becomes important. The due date becomes important if the contract is non-cancelable because it becomes the date. यानी due date becomes the date on which the entity obtains an unconditional right to receive the consideration. ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। अब जरा जल्दी से बुक में अपने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी वाला पोर्शन ओपन करो, पेज नंबर 1 मिनट, पेज नंबर 851 पे आ जाए जी। बोले क्वेश्चन, तो फिर वो रिसीवेबल की बजाय कॉन्ट्रैक्ट एसेट होगा, वो तो अलग है ना, वैसे एसेट साइड डिस्कशन अलग है जी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी पहुंचे, ये वैसे समझ नहीं आना था क्योंकि इसकी एग्जांपल में एग्जांपल को इस तरह से तोड़ के नॉन कैंसिलेबल की बात यहां पे इसने की नहीं थी, तो ये बात पकड़ में नहीं आती। ठीक है, अब बात जो लिखी हुई है वो समझ में आएगी। एग्जांपल चाहे तो ये वाली ना करना, बल्कि अपनी यही वाली एग्जांपल इसकी जगह फिट कर लेना, चाहो तो कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी पढ़ लो, अब इसे अंग्रेजी मसला नहीं होना चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट might require payment in advance or allow the supplier a right to an amount of consideration that is unconditional। ये वाली बात समझ नहीं आती थी वैसे, ये वाली बात कैसे समझ? सुनो पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट might require payment in advance, मतलब तो वही है नॉर्मल कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट एडवांस पैसे आ गए। तो अगली बात क्या है? और allow supplier a right to an amount of consideration that is unconditional, ये हमारा नॉन कैंसिलेशन, तो इसको यहां पे नहीं लिखा होता इसने, मतलब, लेकिन आप यहां पे अंडरलाइन करके दे सकते हैं, allow the supplier a right to an amount of consideration that is unconditional, अंडरलाइन करके ऊपर लिख सकते हैं इन केस ऑफ नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स।
फिर आपके सामने एग्जांपल रेफर भी हो जाएगी, ठीक है। इसको बुक में कहीं लिखना चाहो तो, अगर सफा घूमने का डर हो तो, ठीक है। सही है। बिफोर इट ट्रांसफर्स गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर। अभी कस्टमर गुड्स ट्रांसफर नहीं की, पहले एडवांस में कैश आ भी सकता है, और अब आपको पता है राइट टू रिसीव, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव भी आ सकता है बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। तो कहता है इन दिस केसेस सप्लायर प्रेजेंट द कॉन्ट्रैक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी व्हेन द पेमेंट इज मेड और द पेमेंट इज ड्यू व्हिचएवर इज अर्लियर। अब पता लग रहा है कि ड्यू होते ही क्यों ये हम कह रहे हैं कि ड्यू होने पर भी, वैसे ये बात समझ में पकड़ में नहीं आई होती। क्लियर है ये बात? चल, द कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी सप्लायर ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, अगली एग्जांपल बेशक पढ़ लीजिएगा, वैसे ये समझ नहीं आती थी, सॉल्यूशन में जाके देखे ना, तो सॉल्यूशन के अंदर रिसीवेबल स्लैश कैश लिखते थे ना, तो बच्चे कहते थे कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी समझ आती है, ये रिसीवेबल भी डेबिट हो सकता है, तो वो अब पता है आपको कि किस सूरत में हो सकता है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से बेटर है ये एग्जांपल लिख के इसी का सॉल्यूशन देख लेंगे, और ये अंग्रेजी अब हमने पढ़ ली जो पहले हमने नहीं पढ़ी, ठीक है। ऐसे भाई पढ़ते जा रहे हैं तो आपकी अमोर्टाइजेशन को क्या इंपेयरमेंट भी आ जाएगी, आपको कह रहा था इंपेयरमेंट भी हो जाएगी। ओके, अच्छा जी, अब वापस आए अपने सफे पे। ये सॉल्यूशन बेटा प्लीज नहीं देखना, 15 नंबर का ये सवाल है, और आई विश कि आप इसको देखे बगैर एक बार कर लें, मेरी दिल की ख्वाहिश है। और आप देखेंगे कि 15 में से, मतलब ये तकरीबन 7 और 4 11 एंट्रीज है टोटल, इनमें से आप कम से कम भी 6-7 एंट्रीज तो पक्की सही करेंगे, इससे ज्यादा भी सही हो सकती है। अब अगर सॉल्यूशन देख लिया तो फिर टेस्ट नहीं होगा, माइंड कॉन्फिडेंट कभी नहीं हो सकोगे। सो प्लीज 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 सॉल्यूशन साथ दिया है आपके लिए, यही है, पर पूरी एफर्ट करने के बाद लिखो ना पार्ट, चलें लिखवाऊंगा बाद में, पार्ट ए के साथ कितनी एंट्रीज और पार्ट बी के साथ। मैं ओरिजिनल क्वेश्चन को पढ़ता हूं ताकि जो गलतियां इसमें लिखते हुए उन साहिबान से हो गई हैं वो गलतियां सही हो जाएं, और मुझे वो सही वाला सवाल मिले तो मैं खुद ले गया, मेरे ख्याल से 22 वही उठा के ओरिजिनल सवाल उठा के लेंगे। चलो, ओह यस, दिस क्वेश्चन इज अवेलेबल इन द बुक पेज एंड। पूरा पेपर रिसेंट है ना, आपको नहीं पता आज तक? आ जाए बुक का सबसे आखिरी पेज ओपन करें ना, बुक के सबसे आखिरी पेज के ऊपर ये क्वेश्चन अवेलेबल है। शुक्र है वो तो ले गए थे भाई साहब, तो मिल गया एंड पे। फर्स्ट डे एंटरप्राइजेस नजर आ रहा है जी, ये पूरा पेपर इस अटेम्प्ट का है, ये सारा पेपर इस रिसेंट अटेम्प्ट का ही है, सितंबर 19 का, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर, अब सारा ना पढ़ने बैठ जाना, ये मैं पढ़ लूंगा सारा आपके लिए, पढ़ता आया हूं, बल्कि हम करते भी आए हैं, जुम्मा शुमा हमने बीच में कर लिया है, कोई हफ्ता भी कर लिया था आई थिंक ऐसे ही, ये तो ये सारे नाम लिखे थे ना, दिनों के नाम लिखे थे अपने दफा, ठीक है, कि रोज पढ़ा करो, काम करो, रोज काम करो। ये 8वां सवाल पढ़ते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एंट्रीज ना आईकैप का अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन आप देखेंगे तो उसमें थोड़ी सी चेंज है, वो थोड़ी सी चेंज क्या है वो मैं बताऊंगा, दोनों ही सही है, इसलिए मैंने आपके लिए आसान वाला रास्ता चुना और आपके लिए एंट्रीज कर दी हुई है, ठीक है। अब पढ़ते हैं सवाल को। नहीं है सवाल, नहीं है तो तस्वीर खींचो, पकड़ो जल्दी करो तस्वीर है जी। वैसे इस हैंडआउट के ऊपर मौजूद है क्वेश्चन, लेकिन वो कल उन्होंने वो कॉपी करते हुए थोड़ा सा उसको एक दो गलतियां डेट्स के अंदर रहेगी, और डेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिक्वायरमेंट है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ टीई फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18 एंड 19। एंट्रीज विदाउट डेट विल नॉट बी अवॉर्डेड एनी मार्क्स। तो डेट लिखनी जरूरी थी, चलो आगे पीछे हो जाए तो इतनी माफी है, वो कह रहा है बस डेट के बगैर एंट्री ना करना। मैं तो यूं नहीं अज्यूम करता इस रिक्वायरमेंट को, कह रहा है कि डेट वाइज भी हो, बेहतर है डेट वाइज हो, और वो हो भी डेट वाइज जाएंगे ऑटोमेटिकली जब आप काम कर रहे होंगे एंट्रीज वाला, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा डेट लिखी जरूर हो एंट्री के साथ, बगैर डेट की एंट्री की नंबर जरा चेक तो करो, नंबर कितने आए हैं ना। और इस पूरे सवाल में एक भी थ्योरी का लफ्ज नहीं था। अब जो लोग जिस दिन जैसे थ्योरी हमने खत्म की, मैंने लास्ट टाइम ये गलती तो ये की थी ना, लास्ट टाइम मुझसे जो पहले हो जाती थी, मैं सारी थ्योरी पढ़ाता था, तो मैंने छोड़ा छोड़ रखा है, बीच में चीजें छोड़ी हुई हैं, बच्चा ये सोच नहीं सके, वो खत्म हो गया। अभी भी कह रहा था ये बच्चा इंपेयरमेंट सर, अभी तुमने अदर एस्पेक्ट्स तो पूछा ही नहीं, फुल लाइन तो पूछी नहीं बच्चों ने, तो मैं इसीलिए इस दफा बिल्कुल मुकम्मल किया नहीं, हर तुम थोड़ा 10-15 कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जब थ्योरी पूरी कहते हैं लो जी हो गया काम पूरा, चलिए कर। अब घर जाने वालों को थ्योरी में से यहाँ क्या मिलेगा मुझे नहीं पता। अभी कल के टेस्ट के बाद, ये कल का टेस्ट जो था ये पिछली बार भी टेस्ट था, पिछली बार का ही टेस्ट मैंने उठा के इस दफा क्वेश्चन दिया है। अब पिछली बार जिन्होंने ये टेस्ट दिया होगा उनके इस पेपर में क्या रिमार्क्स होंगे, और जिन्होंने नहीं दिया होगा उनके क्या रिमार्क्स होंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको अंदाजा होगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट एंटरप्राइजेस TE is a supplier of product Z and has provided you the following information। अब मैं पहले B पढ़ूंगा और मैं B की एंट्रीज आपके साथ बोलूंगा भी सही, और आपको वो आती भी होंगी, लेकिन मैं लिखने नहीं दूंगा और ना ही आपने सॉल्यूशन को देखना है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मान लेना पास होना है तो एक बार गलत सलत कर देना, एंट्रीज क्या होगा, एक सफा जाएगा, 6 महीने बचेंगे, करेंगे ना इंशाल्लाह। पहले B करते हैं, और यकम फरवरी 19, 2 साल की एंट्री ना, असल में एक कॉन्ट्रैक्ट एक साल में रख दिया, एक दूसरे में रख दिया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये यकम फरवरी 19 में कहता है TE entered into a 6 months contract with another customer Beta for sale of Z प्रोडक्ट वो बेचता है ना, for 250 per unit under the following terms and conditions। If the beta purchases more than 15,000 units during the contract period, कहता है 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, और बीटा अगर तुमने 15,000 यूनिट्स से ज्यादा यूनिट्स खरीदे, बेशक आप पिछली बार किसी स्टूडेंट से पूछ लेना, ये टेस्ट पिछली बार का था, और यकीन करें पिछली बार के टेस्ट उठा के दिया गया, ठीक है। आप नहीं आप यकीन करेंगे तो आखिरी दिन तक मेरे साथ रहेंगे, जिस दिन तक मैं नहीं कहूंगा कि मेरी तरफ से तसल्ली है, मुझे तसल्ली नहीं होगी तो आप नहीं जाना, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक मैं ये बातें आपसे ना कर लेता, ठीक है। हमारे साथ ठीक है बेटा, तो पढ़ते रहना है एंड तक जी। Okay, under the following, if beta purchases more than 15,000 units during the contract period, the price per unit would be retrospectively reduced to 215, ठीक हो गया। और TE's unconditional right to receive consideration would be established upon delivery of goods to beta। हम तो बातें उस पे लिखें, तो बीटा से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है 6 महीने का, 250 रुपए पर जी आपको हम बेचेंगे, लेकिन अगर आपने जी 15,000 से ज्यादा खरीदे तो रेट्रोस्पेक्टिवली 215 यानी 35 का डिस्काउंट आपको मिलेगा, रिफंड करेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या उम्मीद है स्टार्ट पे। ओके, वो कहता है एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट TE कंक्लूड्स, उसको कंफर्म है, अंडरलाइन करके कंक्लूड, ए पार्ट में जाएंगे तो नहीं करेगा कंक्लूड, और हमने तो टेस्ट वाले क्वेश्चन में दोनों काम ही कर लिए थे ना, 3 लेवल्स डाल के, लेकिन ये क्वेश्चन उसने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एक में कंक्लूड कर रहा है, दूसरे में स्टार्ट पे इंसेप्शन पे कंक्लूड नहीं कर रहा। ओके, TE कंक्लूड्स, वो ये फैसला कर चुका है, उसने ये मतलब नतीजा अखज़ कर चुका है, पता नहीं कैसे किया होगा, कंफर्म किया होगा, जो भी था पा सकते हैं, जो भी बहरहाल कंक्लूड के पीछे अब नहीं लग जाना, कैसे क्यों कहां लिखा, कह रहा है कि उसने कंक्लूड कर लिया तो कर लिया, सवाल कह रहा है। ओके, तो TE concludes that beta will meet 15,000 units threshold for the discount। इंसेप्शन कहते हैं स्टार्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट पे ही उसको ये पता लग गया है कि वो 15,000 वाला थ्रेशोल्ड मीट करेगा और डिस्काउंट से देना पड़ेगा। अब मुझे बताएं, पहली ही सेल हमें 350 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए, सॉरी 250 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए, 215 का, जब पहले ही दिन पता है
ठीक है, ये हमारा दूसरा लेवल था टेस्ट वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे तो पहले दफा क्या हो गया, हमें पहले दिन पता है, तो जब पहले ही पता है 215 रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है अल्टीमेटली, तो करो ही आज 215। लेकिन जब तक 15,000 के लेवल पे जाता नहीं है, पैसे उससे लेंगे कितने, 250। कितने बच्चों ने घर जाके टेस्ट क्या सवाल किया था दोबारा? हाँ, अभी वो जो बाकी नहीं किया ना, वो बस खैर से फिर उनको आज भी कुछ समझ नहीं आएगी, उनको पेपर में कुछ समझ नहीं आएगी, पेपर के बाद उनको हो जाएगा। जिसके पास ये का नंबर हो काइंडली वो से मैसेज कर दें, किसी के पास भी ओटी का नंबर से कहेंगे जरा क्लास में आ जाए। अच्छा जी, आया था बस चला गया ना, मुझे याद आ गया कि सोल्यूशन मैंने उसे कहना है कि अजीम सोल्यूशन असजद ने भेजा हुआ है, वो जरा रखवा दो काइंडली से कह के। ओके, तो सोल्यूशन लेते जाइए, क्योंकि सोल्यूशन बगैर तो आपसे सवाल होता नहीं ना कभी जिंदगी में। सोल्यूशन देख के तो आपने देखना था हाँ सोल्यूशन सही है या गलत है। ओके सुनिए आप, बीटा प्लेस द फॉलोइंग ऑर्डर्स। ऑर्डर डेट है 14 फरवरी 19, यूनिट्स 10,000, डिलीवरी डेट यानी ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल का इस दिन हो रहा है 28 फरवरी 19 जी। किस दिन अनकंडीशनल राइट एस्टैब्लिश होना है, उसने ऊपर लिखा बुलेट 2 में, जिस दिन डिलीवरी हो जानी है गुड्स की, उस दिन टीई का अनकंडीशनल राइट यानी रिसीवर रिकॉर्ड कर सकता है उसने, ठीक है। और पेमेंट जो है वो 20 फरवरी को ये जो चीजें भेजी थी उनकी पेमेंट कब आई है, 20 मार्च को। नो इशू, आती रहती है, उधार पे चीजें बिकती हैं, ठीक है। अब पहली एंट्री 14 फरवरी को करोगे या 1 फरवरी को करोगे? इन दोनों डेट पे नहीं करेंगे, 14 फरवरी को ऑर्डर डेट है, ठीक है। हमने जिस दिन चीजें भेजी हैं उस दिन कंट्रोल ट्रांसफर हुआ, उस दिन अनकंडीशनल राइट एस्टैब्लिश हुआ है। तो पहली एंट्री करोगे 28 फरवरी को, मत नोट करना साथ साथ, पहली एंट्री करोगे 28 फरवरी को और वो एंट्री होगी रिसीवेबल डेबिट, सुनो 10 इंटू 250, 250 50 मेरे चांद, रिसीव करेंगे हम 250, रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे 215, 35 होगा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्योंकि तुमने घर पे होमवर्क नहीं किया था टेस्ट वाला सर। तो फिर यहाँ पे क्यों किया था, तो यहाँ पे क्यों, सुनो तो वही कह रहे हैं, हम रिसीवर को 250 रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं, अब सब तुम्हारे कैमरा ये रिकॉर्ड कर रहा था, तुमने ये कहा रिसीवर हमने 250, तुमने कहा 215। हाँ, कैमरे में ये बात रिकॉर्ड हो चुकी है, ओके, कैमरे की आंख देख रही है, अल्लाह देख रहे हैं, इसका डर किसी को नहीं होता। चलें, सुने सुने सुने, कोई बात नहीं भाई साहब, सोल्यूशन अच्छे से भेजा होगा, रखवा दे जल्दी, थोड़ा कॉपी में लेके जाना है। सोल्यूशन पूछने से फोन करें जल्दी जाके। ओके, क्या बात हो रही है? हाँ, 28 फरवरी को एंट्री में बोल रहा था, सिर्फ सुननी है। रिसीवेबल डेबिट, अच्छा मैं यूनिट्स नहीं बोलता, रिसीवेबल डेबिट 250 से, रेवेन्यू क्रेडिट 215 से, यूनिट्स पता ही है ना, और 35 की रिफंड लायबिलिटी 28 फरवरी को रिकॉर्ड होगी, ठीक है। उसके बाद 20 मार्च को रिसीट हुई, 20 करोगे कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, 20 हो गई। अगला ऑर्डर आया 1 जून को, तो अगली एंट्री हो जाएगी 1 जून को। आप बोलो, अब नहीं बोलोगे जी। 15 जुलाई को पेमेंट होगी, लेकिन चलो 15 जुलाई को सॉरी डिलीवरी होगी गुड्स की, तो अब हम एंट्री पास करेंगे रिसीवेबल डेबिट अगेन 250। हाँ, अब रिसीवेबल रिकॉर्ड ही कितने से करना है, अभी तो पिछले वाले भी वापस करने हैं। अब वो देखो 8,000 को जब पहुंचा है तो 15,000 से क्रॉस हो गया। अब उसको नहीं कहना कि तुम 250 रिफंड करोगे, पागल हो गए, 15,000 ऊपर का था, सारे के सारों के ऊपर पुराने वापस करो और इनके वही 215। तो दूसरा रिसीवेबल, ये दो एंट्री हो चुकी है, तीसरी एंट्री जो अपने 15 जुलाई को करनी थी उसकी एंट्री पढ़नी है रिसीवेबल डेबिट 215, रेवेन्यू क्रेडिट 215, कोई लायबिलिटी नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं। लेकिन जो पिछली रिफंड की लायबिलिटी क्रिएट की थी वो तो अब रिफंड करना है ना, तो इसी दिन चौथी एंट्री होनी थी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिफंड लायबिलिटी कहना शुरू कर दो, बड़े हो जाओ। रिफंड लायबिलिटी ज्यादा याद रहता है, रिफंड हालांकि बिल्कुल सही है, आई स्लैश डाल के आंसर में लिखा होता है, लेकिन आप रिफंड लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, 4 एंट्री हो गई, ठीक है। और एक पांचवी एंट्री रह गई, वो क्या है, 18 जुलाई को पेमेंट आई तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है, आसान था। ओके, 5 नंबर मुफ्त के थे। अच्छा सुने, अब सुने आई कैप ने क्या किया हुआ है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा रिसीवेबल 215 से नया वाला डेबिट करो, रेवेन्यू क्रेडिट करो और पुराने की पेमेंट करो इन कैश। आई कैप ने ना नई ट्रांजैक्शन में एडजस्टमेंट कर दिया पुराने कैश, यानी कि वो जैसे कहते हैं भाई साहब आपने 35 वापस करने हैं, तो हम कहते हैं यार अगले जो आपने देने उन्होंने 35 कम दे देना, तो कोई फर्क तो नहीं है ना, ठीक है। लेकिन उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने कैश रिफंड में ही रखा। बात तो स्पेसिफिकली उसने कहा नहीं हुआ था कि भाई सिर्फ एडजस्टमेंट करो या सिर्फ कैश दो, अगर कहता स्पेसिफिकली एडजस्टमेंट करो तो हम उसकी बात समझते। वैसे जो सोल्यूशन आप कल, क्योंकि मैं सोल्यूशन को जानना नहीं चाह रहा, जब कल करके आएंगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको नेट की एंट्री बता दूंगा, रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को अगर नेट करना आप भी समझ सकते हैं, आसान है, लेकिन इजी रखें इस बात को, अलग ही रखें रिफंड को, ठीक है। डन, पार्ट बी हो गया। ओके, पार्ट ए पे आए। कौन जगह मंगा 18 टी एंटर्ड इनटू अ 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर अल्फा फॉर सेल ऑफ जी फॉर 250, सब कुछ अभी तक तो सेम है, प्रोडक्ट भी सेम और प्राइस पर यूनिट भी सेम अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। बुलेट 1, if alpha purchases more than 5,000 units during the contract period, the price per unit would be retrospectively reduced to
नवा कस्टमर होना है ना, उसको थोड़े भी लेवल पे डिस्काउंट देंगे, आओ जरा 5000 से ऊपर परचेज करो, ठीक है। सेकंड बुलेट, टी इज अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कंसीडरेशन वुड बी एस्टैब्लिश्ड अपॉन। अब यहां पर थोड़ा ध्यान बस सूजी अंग्रेजी रख के एक एंट्री बढ़वाई आपसे, बोंगी हमारी कॉन्सेप्ट पड़ा यहाँ पे। लेकिन आप लोग जो वैसे अंग्रेज बने फिरते होते हैं काठे, और जब यहाँ पे अंग्रेजी की बारी आती है तो फिर आप कहते हैं हम तो कौवे हैं जो हंस बने हुए थे, हम तो अपनी चाल को भी पूछ चुके हैं और अंग्रेजी में नहीं आती, ठीक है। तो अंग्रेजी है और कुछ नहीं है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है पहले तो उसने दूसरे बार में क्या कहा था, वो ब्रावो केस में क्या कहा था, ब्रावो बीटा केस में क्या कहा था इसने कि पहली बात देंगे डिस्काउंट 15,000 से ऊपर जाए तो, दूसरी बात अनकंडीशनल राइट एस्टैब्लिश होता है अपॉन डिलीवरी। बस यहाँ पे उसने यही कहा कि डिस्काउंट देंगे 5,000 से ऊपर जाए तो, लेकिन अनकंडीशनल राइट होगा बिल्कुल एस्टैब्लिश डिलीवरी पे ही, पर पहले ऑर्डर के अलावा बाकी सबके। अब होगा नया कस्टमर ना, एतमाद नहीं है उसको, तो वो ये कह रहे हैं जब पहला ऑर्डर ये देगा तो ये जब चीजें भेजेंगे तो एक हफ्ते तक वो बैठ के उन्हें चेक करेगा, हर एक यूनिट को चेक करके क्वालिटी कंट्रोल से अपने चेक करवा के कहेगा ओके हैं चीजें, तो वो एक हफ्ते बाद अनकंडीशनल राइट बनेगा। लेकिन पहले ऑर्डर के बाद फिर बाद में उनको आप पे एतमाद आ जाएगा और फिर हमेशा हर डिलीवरी के ऊपर आपको जो है वो उसी दिन डिलीवरी के डेट के ऊपर अनकंडीशनल राइट जो बन जाएगा। अब ये अंग्रेजी पढ़ते हैं। टी इज अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कंसीडरेशन वुड बी एस्टैब्लिश्ड अपॉन completion of quality control procedure by alpha for the first order। alpha नहीं करना है, the procedure would take a week after receiving the goods। ये अल्फा नहीं होना चाहिए वैसे, चले बारह जो भी है, ठीक है। आपको ये समझ आ रहा है कि एक हफ्ते डिलीवरी के, एक हफ्ते के बाद डिलीवरी के, हाँ तो अल्फा ही है, सॉरी ठीक है। मैं समझा शायद सेलर है अल्फा, वेरी सॉरी बिल्कुल ठीक है, सही समझा रहा था, गोली से लगी, ठीक है, मीठी सुने। Completion, unconditional right would be established upon completion of quality control procedure by alpha for the first order। The procedure would take a week after receiving the goods and placement of order by alpha for subsequent orders। पहले ऑर्डर पे एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा, तो इसने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एसेट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपसे टेस्ट करना चाहा, ठीक है। इस सवाल के अंदर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एसेट का कॉन्सेप्ट आएगा, क्यों? कंडीशनल राइट ऑफ रिसीव जब चीजें भेजेंगे तो कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, ठीक है, और जब वो कहेंगे ओके हम कहेंगे रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट, और आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखते हैं, ठीक है। तो चलें बहरहाल ये तो होगी बात, ठीक है। आई कहता है एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टी कंक्लूड्स दैट अल्फास परचेज विल नॉट एक्सीड 5,000 यूनिट थ्रेशोल्ड फॉर द। अब इंसेप्शन पे उसकी सोच क्या है ये नहीं जानता 5,000 होते। अब जो वो पहला ऑर्डर देगा तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हुए 215 पे या 250 पे, तो ये मैंने कहा कि हमने तो एक सवाल में 3 लेवल बना के ये दोनों चीजें टेस्ट कर ली हुई थी ना, तो यहाँ पे अलग अलग सवाल, ठीक है। अच्छा चलें, अल्फा प्लेस फॉलोइंग ऑर्डर्स। पहला ऑर्डर 10 अगस्त को 3,000 यूनिट्स को, डिलीवरी डेट क्या है 28 अगस्त, एंट्री किस दिन करें 28 अगस्त को एंट्री, रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। हाँ पहले ऑर्डर पे एक हफ्ता, तो वो इसलिए डेट कह रहा था, वो चाह रहा था कि एक हफ्ते के लिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट मुझे नजर आए, मैं ये कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा हूं बच्चों का, ठीक है। तो 28 अगस्त को एंट्री पास होगी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 250, कोई कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी नहीं, अभी तो उम्मीद नहीं है, बस रेवेन्यू क्रेडिट पूरा 250 से, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट 250 से। अब 28 अगस्त है, ठीक है, 29, 30, 31, यकम 2, 3, 4 सितंबर को सवाल जो पहना कि उन्होंने वापस नहीं किया, मतलब ठीक है 4 सितंबर को कंडीशनल राइट खत्म होकर अनकंडीशनल बन जाएगा पहले ऑर्डर का, तो उस दिन आप एंट्री पास करोगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट, ये इसने कॉन्सेप्ट करना था, हो गया टेस्ट। चले उसके बाद पेमेंट डेट 12 सितंबर, एंट्री करोगे कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। नेक्स्ट ऑर्डर क्रॉस हो गया, उम्मीद तो नहीं थी लेकिन अब वो तो कहा होगा उसको रेट्रोस्पेक्टिव तो लगेगा, ठीक है। चलो खैर कोई नहीं, किस दिन एंट्री करें 15 जनवरी को रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट एसेट, आज 15 जनवरी को, सॉरी जुलाई, आज 15 जुलाई को ही रिसीवेबल कहना है। अच्छा मैं नीचे वाला पढ़, सॉरी यार, 15 जुलाई चला, 15 जनवरी 2019, ठीक है जी। ओह अभी ना एंट्री करना, इधर देखो पेमेंट डेट में क्या लिखा है, अरे वाह कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी टेस्ट करना चाह रहा था, कब चीजें डिलीवर करनी है 15 को, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना है 15 को, नहीं रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना है 15 को, 22 को क्यों भाई, वो पहला हो गया, क्या हो गया आप लोगों को 7 दिन हर ऑर्डर पे करी जाओगे, उसने कहा था सिर्फ, किसने कहा 22, किसने कहा किसने 22, कौन कटो 15 7 दिन सिर्फ पहले ऑर्डर पे उसने कहा था, उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स के लिए डेट ऑफ डिलीवरी ही है, लेकिन यहाँ पे उलट बात अब कर दी उसने, 10 को पैसे रिसीव कर लिए, 10 जुलाई को पैसे आए हैं, चीजें जानी है 15 को, तो 10 को एंट्री करोगे कैश डेबिट रिसीवेबल चक्कर ही कोई नहीं, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। और फिर 15 जनवरी को रिसीवेबल की बात ही कोई नहीं है, तो पैसे पहले आ गए थे, 15 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, ये हो गया 215 से। अब पुराने की टेंशन पड़ेगी हमें, क्या ओहो उसको वापस भी करने पड़ेंगे पैसे, अब वो तो बिल्कुल लायबिलिटी रिकॉर्ड ही, तो कोई बात नहीं है, तो बेहतरीन है, हम कोई मसला नहीं है, हम क्या करेंगे, हम रेवेन्यू को डेबिट करेंगे और डायरेक्टली आप कैश को क्रेडिट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, नजर नहीं आएगी, चला एंट्री करोगे, डन करोगे, ओके जी। हाँ जी सबके वापस करेंगे, हाँ तो 3,000 पे तो पैसे लिए हैं वो रिफंड करने पड़ेंगे। पहली वाली ऑर्डर डेट में नहीं है ना, हाँ ओ भाई एक बात मैं स्किप कर गया थोड़ी सी, बच्चे ने हाईलाइट किया, जो पहले अल्फा के केस में लिखा हुआ है ना उसने कि नॉर्मल क्या है, वो नॉर्मल उसने डिलीवरी डेट पे आई थिंक नहीं लिखा हुआ, अनकंडीशनल राइट वो किस दिन करवा रहा है ऑर्डर डेट पे, ऐसे ही है, तो जरा ध्यान कर लेना, एंट्री हुई पड़ी उसकी, मैंने पढ़ के की एंट्री, ठीक है, वो भी मेरे ध्यान से हट गया। अच्छा आ जाए वापस, ठीक है काफी हो गया, 10 मिनट मेरे पास 3 डेज बनाने के लिए, सुने ओके। आपने इस तरह से प्लान कर लेना अपने सर्वे को, 3 कॉलम्स बनाने हैं, नेचर एंड फार्मूला, सॉरी नेम एंड फार्मूला, कंपनी एक्स कंपनी वाई, 2 सफों के ऊपर आपका सिर्फ ये काम होगा, सिर्फ कैलकुलेशंस, और तीसरे सफे से इंटरप्रिटेशन हम लिखेंगे जैसे जैसे रेशियोस पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कल कैलकुलेट हो चुका, बस सीखो जहां पे जैसे वो पड़ा ठीक है, उसको वहीं पे रहने दो, बिल्कुल ठीक है। कल आपको इंटरप्रिटेशन लिखवाई थी, लिखें पे समझा तो दिया था ना, वैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बताता है कि एक 100 रुपया एक कंपनी में लगाएं तो उसने कितना प्रॉफिट कमाएगा, समझा तो दिया था ना, ऐसे ना करो, कैलकुलेट कर लिया था, शुक्र है, बड़ी मेहरबानी भाईजान, आप लोग भी कुछ करने आते हैं भाई, ठीक है, किधर हाँ ओके। ये देखें प्रॉफिट इंटरेस्ट टैक्स फार्मूला बताओ क्या लिखा था, 750 जमा 510 ओके डिवाइडेड बाय 8300 प्लस 6300 है, अच्छा 83 ही है, डिवाइडेड बाय 2 और परसेंटेजेस में आंसर चाहिए था 100।
भाई मत बोला करो यार, तुम्हें मसला क्या है, क्यों बोलते रहते हो, क्या बता रहे हो उसको? डिस्टर्बेंस होती है बेटा क्लास के अंदर, थोड़ा सा प्लीज आप लोग ध्यान से बैठा करें। क्लास ज्यादा है, हर बच्चा आहिस्ता आहिस्ता भी बोले तो क्लास में बच्चे ज्यादा होते हैं, वो मेरे लिए काफी ज्यादा आवाज बन जाती है, डिस्टर्बेंस होती है। तो प्लीज काइंडली थोड़ा सा अपनी जबाने काबू में रखा करें, काबू में, तजवीज के साथ। ओके जी। 750 प्लस 510 डिवाइडेड बाय 90। अच्छा जी सुने, इसका टोटल क्या बनता है? 1210। वैसे ही आंसर देने लिखना नहीं था, वैसे वैसे आपको समझाने के लिए कुछ। 1210 अच्छा 60 और भाई इसका कुछ कर लें यार, वो करे जा रहा है ये। अब मैं आगे रिक्वेस्ट करूंगा, सुन भी लिया करें कुछ खुद भी। 1260 1260 बटा नहीं टोटल डिवाइड बाय 2 करके, यहां पे 1260 डिवाइडेड बाय इसका टोटल बताएं, डिवाइड बाय 2 का। बेटा ये 97 प्लस 77 डिवाइड बाय 2 कौन करेगा? पता नहीं, कैलकुलेटर यूज नहीं होता। सुने, प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, और ये है कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितने फंड इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं, चाहे वो ओनर्स ने किए हुए हैं चाहे बैंकों ने किए हुए हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। कंपनी एक्स ने 9200 रुपए इन्वेस्टमेंट से 1200 कमाया, करके बोल 9000 बोल देता हूं। ठीक है, कंपनी एक्स ने 9000 की इन्वेस्टमेंट से 1200 का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, कंपनी वाई ने, मैं राउंड कर रहा हूं, 8000 की इन्वेस्टमेंट से वही 1200 कमाया। ये इसलिए प्रॉफिट लॉस सेम रखा गया ताकि आपको रेशियो समझाई जा सके। बात समझिए, कंपनी एक्स में हमने लगाए 9000 रुपए, उसने 1200 प्रॉफिट कमाया, और कंपनी वाई में हमने लगाए 8000 रुपए, उसने भी वही 1200 कमाया। तो कौन सी कंपनी बेटर है? जिसने कम पैसों में उतना ही प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब ये वाली बात ये परसेंटेजेस में कैसे गिवन थी, ये वाली बात परसेंटेजेस में गिवन कैसे है, यही बात परसेंट पर 100 बताई गई। क्या मतलब, अगर कंपनी एक्स में 100 रुपया इन्वेस्ट करें तो वो 13 का प्रॉफिट कमाती है, जबकि कंपनी वाई में 100 रुपया फेंकोगे तो वो 14 का प्रॉफिट कमाएगी। तो कौन सी कंपनी बेटर? वाई, क्योंकि वो उसी 100 से ज्यादा। तो ये यही आंसर परसेंटेजेस में हम ले गए, इसे समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, अब लिखना शुरू करो इंटरप्रिटेशन। 2 सफे छोड़ दें, 2 सफे इन कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि 18 रेशोज हैं, उनमें से गालिबन कोई 13-14 रेशोज तो वो है जो इसी सवाल से होनी है। तो ये 2 सफे आपके सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हो। ठीक है, तीसरे सफे से शुरू करते हैं। जो काम हो गया पहले तो हो गया ना भाई, तो पहली रेशो जहां पे कैलकुलेटेड, ठीक है, उसकी कोई मसला नहीं है। अब आपने फ्रेश 2 सफे खाली छोड़ देने हैं, तीसरे सफे इंटरप्रिटेशन की हेडिंग देनी है, और पहली हेडिंग दें आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हमारे सवाल के अंदर जो मैं आपको इंटरप्रेट करके देने लगा हूं। मेरी बात सुनिए और गौर से सुनिए। सवाल पर्चे में 10 से 12 नंबर से ज्यादा नहीं आता इसका, और उसके नंबर भी 10 से 12 ही होते हैं। ठीक है, तो एक रेशो की कैलकुलेशन और इंटरप्रिटेशन में कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास अवेलेबल सिर्फ 2 से 3 मिनट होते हैं, क्यों कभी कभी 6 7 8 रेशोज कह देता है, कैलकुलेट भी करो और उसकी इंटरप्रिटेशन भी करो। अब अगर कहानी लिखने बैठे तो मारे जाएंगे। तो ये टॉपिक एक समुद्र की तरह से है, बहुत वसी टॉपिक है ये। आप एक रेशो के ऊपर किताब लिखने पूरी, उसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर, ये इतना ही वसी है टॉपिक। ठीक है, आप कभी भी इसको नहीं पहुंच सकेंगे कि सोल्यूशन आप आईके की एक ही रेशो की इंटरप्रिटेशन आईके के 2 सोल्यूशन देखेंगे, डिफरेंट होगी। तो हमने क्या करना है, हमने पेपर पास करना है। तो मैं आपको इंशाल्लाह, तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताऊंगा कि जो बिल्कुल सही होगी, लेकिन उसको क्विकली लिख लिया करेंगे हम, क्योंकि आप खुद देखें, मैं आपको कह रहा हूं मैक्सिमम 3 मिनट का टाइम होगा आपके पास एक रेशो को कैलकुलेट करके इंटरप्रेट करने के लिए। तो वो काम टाइम बहुत कम है। अगर आप आधा आधा पौना पौना सफा कहानियां लिखना चाह रहे हो तो उसमें पढ़ेंगे तो फिर वही होगा जो माजी में आपके सीनियर्स के साथ होता है रेशोज के सवाल में, क्योंकि लगता आसान है तो फिर बैठ जाते हैं कहानियां लिखने। आप 10-12 नंबर का सवाल करते करते आधे से पौना घंटा लगा देते हैं, फिर पेपर अटेम्प्ट होने से रह जाता है। सो इस तरफ नहीं जाएंगे, मेरी बात समझें आप, कि हम इसको नहीं पहुंच सकते कि जी बिल्कुल वैसा ही हम सब जो है वो सबका सब काम सही कर लें। मुश्किल है हमारे लिए, सारी बातें वही लिख लें जो सोल्यूशन में हो, वो तो उसके अपने सोल्यूशन में 2 दफा में डिफरेंट होती हैं। तो हम फैक्ट जो बातें हैं जो बिल्कुल सही है कॉन्सेप्टली समझेंगे, हम लॉजिक लेंगे, रटा नहीं लगाएंगे, हम लॉजिक लेंगे रेशो की, जैसे मैंने आपको समझाया ये क्या है, लेकिन फैक्ट 3-4 बातें होंगी मिलती जुलती रेशोज के लिए, वो हम हर एक के लिए थोड़ा थोड़ा चेंज करके लिखते रहेंगे ताकि क्विकली इनको लिख सकें। ओके, तो ये रेशो की इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली 3 रेशोज की इंटरप्रिटेशन सिर्फ इसी की बेस के ऊपर सिर्फ 2-4 अल्फाज चेंज करने से हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखना शुरू करें। अच्छा, ये जो रेशो मैं पढ़ा दूं ना, ये इसके सॉल्यूशन में जाके ना अपने घर पे इंटरप्रिटेशन वगैरह पढ़नी है, चीजें इससे ज्यादा होंगी लेकिन यही बातें होंगी लिखी हुई, उसमें जो चीज समझ ना आए उसको निशान लगा के पूछ भी लेना मुझसे। ठीक है, ये लफ्ज हमें पता नहीं चला। ठीक है, ओके, लिखें जी। नंबर 1 पॉइंट्स में लिखेंगे हम। ठीक है, पहली बात लिखें, पॉइंट 1, कंपनी एक्स इज अर्निंग रुपीज 13.8, क्विकली लिखें, कंपनी एक्स इज अर्निंग रुपीज 13.8 पर रुपी 100 पर रुपी 100 पर रुपीज 100, आरएस लिख लो ना, पूरा रुपीज लिखी जा रहे हो तुम। कंपनी एक्स इज अर्निंग रुपीज 13.8 पर रुपीज 100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस, और इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, ये एक इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ये 3 अल्फाज में चेंज आता है, रेशो की इंटरप्रिटेशन वही रहेगी, बाकी रेशो चेंज होती रहेगी। इन्वेस्टेड इन बिजनेस व्हिच मींस नहीं, सॉरी बात पूरी नहीं, दूसरा तो लिखा नहीं, वेरी सॉरी सुने, कंपनी एक्स इज अर्निंग 13.8 रुपीस पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस एज कंपेयर टू 14.5 अर्न्ड बाय कंपनी वाई। ठीक हो गया? which means that company Y is managing its funds more efficiently. फंड्स ही है ना, बिजनेस के पास फंड्स पड़े हैं, ओनर्स ने दिए, बैंकों ने दिए, उसको अच्छा मैनेज जिसने किया उसने ज्यादा प्रॉफिट कमाया। ठीक है, which means that company X is company Y, ये ध्यान रख लेना, मेरे नजर नहीं आ रही, which means company Y is managing its funds more efficiently, full stop, therefore company Y is better। ये जो बातें मैं लिखवा रहा हूं जितने पॉइंट्स, यही लिखते लिखते आपको शाम हो जानी है, यानी कि इसको क्विकली लिखना, आप मुश्किल 3 मिनट में ये लिख सका करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, पॉइंट 2। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हायर प्रॉफिट्स होंगे तो वो अगर रिटेन कर लिए जाएं, बांटे कम जाएं, तो इसका मतलब हायर रिटेंशन और हायर री इन्वेस्टमेंट हो सकती है ना। जितना ज्यादा रिटेन करेंगे अर्निंग्स को, उतनी ज्यादा री इन्वेस्ट करके बिजनेस की ग्रोथ है। ये तो ये निशानी है ना। अभी छोटी सी बात लिखनी है, एक लाइन के अंदर लिखो, हायर प्रॉफिट्स मींस हायर, अब थोड़ी सी लॉजिक दे रहे हैं हम कि वाई बेटर, सिर्फ इसी वजह क्या बेटर है वाई में, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो प्रॉफिट ज्यादा करके क्या फायदा है। हायर प्रॉफिट्स मींस हायर
रिटेंशन एंड री इन्वेस्टमेंट, बस। हायर प्रॉफिट्स मींस हायर रिटेंशन एंड री इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया, फुल स्टॉप। अब अगली बात सुने। हम कह रहे हैं वाई इज, मेरे सामने सोल्यूशन रख दो उसका, रेशो का आंसर। हम कह रहे हैं वाई इज बेटर, वाई इज बेटर, वाई इज बेटर, और सेरामिक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज पता लगी 25%। हमने कहा दोनों ही फारे हैं। इनकी इंडस्ट्री का एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25 है, यानी कि सेरामिक इंडस्ट्री में जो भी जाके 100 रुपए लगाता है उसको 25 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। और ये लोग कैसे लोग हैं, ये 100 लगा के 13 और 14 रुपए कमा रहे हैं। तो अगर सवाल में इंडस्ट्री एवरेज देगा तो साथ हम ये भी बता देंगे कि इट इज बेटर देन इंडस्ट्री। अब ये जो लिखना मैं बताता हूं, इट इज इंडस्ट्री एवरेज नहीं दो सवाल में, ठीक है। इट इज बेटर देन इंडस्ट्री एवरेज या इट इज वर्स देन इंडस्ट्री एवरेज, लिख सकते हैं बात। प्लस एक और बात भी, एक और ट्रेंड भी यहां से देखा जा सकता है। वो क्या, उधर के भाई साहब वो रेशियोस पे रख लें। एक और ट्रेंड भी देखा जा सकता है। वो ट्रेंड क्या, ये जो कंपनी वाई है ये 14.5 पे पहुंची है, लेकिन 20 से गिर गिर के इसकी ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.5 पे आई। पिछले 3 साल में ये 20 से गिर के 14.5 पे आई, जबकि एक्स जो 13.5 पे आपको नजर आ रहा है, ये 10 से उठता हुआ पिछले 1-2 साल में 13 पे पहुंचा है। अब बताओ कौन बेटर है, क्योंकि वो ग्रोथ शो कर रहा है और दूसरी तरफ से डिक्लाइन आ रहा है, ठीक है। अब अगर तो प्रीवियस ईयर्स का डाटा गिवन होगा तो हम बता देंगे जी, देखें प्रीवियस ईयर से बेटर हुआ या कम हुआ है। अगर नहीं होगा तो ये दोनों बातें अपना नॉलेज झाड़ने के लिए लिखनी कैसे है वो लिख लें पॉइंट नंबर 3 में। बात समझो, अगर इंडस्ट्री एवरेज गिवन है तो उसका कंपेयर कर देंगे, नहीं गिवन तो फिर नॉलेज तो जानना है ना, ठीक है। ऐसे ही अगर प्रीवियस ईयर डाटा गिवन है तो कंपेयर कर देंगे, नहीं गिवन तो कैसे नॉलेज जानेंगे, पॉइंट नंबर 3 लिखें। हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर दीस रिजल्ट्स। अभी सवाल में गिवन होता तो मैं उस तरह से इंटरप्रेट कर देता आपको, कंपेयर करके बता के बेटर या वर्स है, ठीक है। लेकिन अब नहीं है तो हमने बताना है कि हमें पता है मिस्टर एग्जामिनर कि ये काम भी है, ठीक है। हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर दीस रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज। However, it is better to compare these results with industry average and entities' own performance over the years. बेहतरीन जुमला, हर रेशो में चल जाएगा जहां जहां मैं कहूंगा, बल्कि आप हर रेशो में लगा सकते हैं, कहूंगे ना कहूंगे देख लेंगे, इंशाल्लाह समझाऊंगा, ठीक है। However, it is better to compare these results with industry average and entities' own performance over the years. Done? अब इसके नीचे आपने 2-3 लाइनें खाली छोड़ देनी है, ठीक है। वो 2-3 लाइनें इन चारों रेशोज के नीचे खाली छोड़नी है। कल आते साथ एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है, एज ऑफ एसेट्स क्या रोल प्ले करते हैं इन रेशोज में, और फिर बताऊंगा कि किस किस रेशो में वो एक पॉइंट ऐड कर देना अगर आए तो। 4 में से एक में ऐड नहीं होगा, 3 में होगा, लेकिन जगह चारों में छोड़ना ताकि चौथी में हम ये लिख सकें कि यहां ऐड नहीं करना, ठीक है। हाँ ओके, अगली रेशो है हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड में फर्क है। हाँ, इक्विटी वो लिटरल मीनिंग वाली इक्विटी ही है जिसके बारे में कहा था कैपिटल एम्प्लॉयड समझाते हुए। लिटरल मीनिंग इक्विटी का छोड़ो, ब्रॉडर पिक्चर देखो, देख ली ब्रॉडर पिक्चर, आ जाओ वापस जरा। अब इक्विटी होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो शेयर होल्डर्स के पास कौन सा प्रॉफिट आता है, जरा मुझे बता दो। सब कुछ नहीं, कौन सा प्रॉफिट आता है, डिविडेंड कौन से प्रॉफिट्स में, जीपी में से बढ़ता है या पीबीआईटी में से बढ़ता है, सब कुछ बांट बूंट के टैक्स भी देके जो नेट प्रॉफिट बचता है उसमें से डिविडेंड बांटा जाता है। तो अगर इक्विटी होल्डर, शेयर होल्डर किसी प्रॉफिट को देख रहा होगा तो वो प्रॉफिट कौन सा होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, बुक के अंदर इसके आगे ना माइनस किया हुआ है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। आपको क्या पता रिडीमेबल का होता है, रिडीमेबल का होता है, तो ये फॉर्मूला भी ऐसे ही लिखें। ये जगह खाली है, इसमें ऐड करवा दूंगा वो चीज, ठीक है। हमने 18वीं रेशो जब पढ़नी है ना आखिरी, उसको पढ़ने के बाद इनफैक्ट मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दूंगा रिडीमेबल इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है। और उसमें 15 मिनट मैक्सिमम लगेंगे बात समझाने में। फिर वो वाला कॉन्सेप्ट आपकी सिर्फ 2 रेशोज को हिट करेगा, एक यहाँ पे आके रिटर्न ऑन इक्विटी को और एक वो 18वें नंबर वाली रेशो को, तो वो उसी वक्त उसके अंदर एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल बात को ऐसी सादा रखें, बुक वाला फॉर्मूला अभी आपने ज्यादा गौर नहीं करना कि माइनस कौन सा डिविडेंड प्रेफरेंस नहीं, आपको नहीं पता, हमें सिर्फ इतना फॉर्मूला पता है, टैक ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज इक्विटी इनटू 100, आंसर विल बी इन परसेंटेज। सवाल ओपन करें। जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता दें कितना है, 600 ओवर इक्विटी का टोटल ऑलरेडी मौजूद है जी, इक्विटी का टोटल ऑलरेडी मौजूद है, कंपनी एक्स में हूं, 6300 प्लस 7100 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100, आंसर इज 8.9% कर लें, ठीक है जी। कंपनी वाई की रेशो भी जल्दी से कैलकुलेट करें। लोन लिखना हो तो वो तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा जी। 7,600 ही है यहां पर, 7,700 5,700 प्लस 5,200 इंटू 100, 11%। इंटरप्रिटेशन लिखनी नहीं है, सुननी है सिर्फ। कमाल हो गया है, देखें पहली इंटरप्रिटेशन लिखने के बाद आप जिस दर्जे पे पहुंच गए हैं उस दर्जे पे ये तीनों चारों रेशोज की इंटरप्रिटेशन लिखी जा सकती है। सुनिएगा, मैं बोलूंगा सिर्फ फर्क आइडेंटिफाई करना। कंपनी एक्स इज अर्निंग रुपीज, ना लिखे साथ साथ, ये घर पे लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप 1 मिनट तवज्जो से सुनेंगे तो आपको लग जाएगा पता, वाकई कोई फर्क नहीं था। तो एक लाइन अंडरलाइन कराइए वो पहले ही, ठीक है। हाँ सुनिए, कंपनी एक्स इज अर्निंग ₹9 पर ₹100 इन्वेस्टेड इन शेयर होल्डर्स कैपिटल या इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स, ये फर्क के नंबर है बस। अगर यहां पे इन्वेस्टमेंट बिजनेस लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना पूरा, ठीक है। तो कंपनी एक्स इज अर्निंग ₹9 पर ₹100 इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर या इन्वेस्टेड इन इक्विटी एज कंपेयर टू ₹11 ऑफ अर्न्ड बाय कंपनी वाई, व्हिच मींस कंपनी वाई इज मैनेजिंग इट्स शेयर कैपिटल मोर एफिशिएंटली, देयरफॉर कंपनी वाई इज बेटर। कोई फर्क आया? सेकंड, हायर प्रॉफिट्स मींस हायर रिटेंशन, रीइन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड, थोड़ा सा ऐड करो,
ठीक है, क्योंकि ये डिविडेंड को भी देख रहे होते हैं ना, तो हायर प्रॉफिट पे हायर डिविडेंड मिलेंगे, एक लाइन से एक लफ्ज ऐड कर लिया। हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर दिस रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज एंड एटलीस्ट परफॉर्मेंस ओवर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, नीचे 3 लाइनें छोड़े, नेक्स्ट रिटर्न ऑन एसेट, वापस आ जाए। ऐसे थोड़ी देर के लिए ये बीच में पैट और एवरेज इक्विटी आया था, वापस आ जाए। चलें, ये आखिरी है, ये वैसे थी बिल्कुल सी जैसी, लेकिन चलें ये कल आते ही। अब सुनिए, बिल्कुल सेम है तो क्यों छोड़ दें, ये देखें क्या पीबीआईटी अगेन वापस आ गया, डिवाइडेड बाय, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड किया, ये रिटर्न ऑन एसेट है तो एवरेज एसेट्स, टोटली लिख लो, एवरेज टोटल एसेट्स इनटू 100 परसेंटेज में आंसर आएगा। देखिए, रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट्स। अब ये डिफरेंट टूल्स हैं, कोई कहेगा नहीं जी मैंने तो कैपिटल एम्प्लॉयड की बेस पे रिटर्न देख रहे हैं, तो कोई कहेगा नहीं मैं तो शेयर कैपिटल लेके आ रहा हूं कंपनी में इन्वेस्ट करने, मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए, कोई कहेगा मुझे रिटर्न ऑन एसेट चाहिए। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं, सारे ही प्रॉफिट को चेक कर रहे हैं। अब ये देखें, पीबीआईटी ऑलरेडी लिखा हुआ है 750 जमा 510, बस यहां पे टोटल एसेट्स का एवरेज लेना है, वो सवाल में गिवन है। देखिए 12500 जमा 13900 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100, आंसर इज 9.5%। जो पहले लिखा उसको हेल्प लेना, सवाल की तरफ दोबारा नहीं जाना। यहाँ पे अभी अगली रेशो में ना कल यहाँ पे नीचे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड होना है, वहां से उठाएंगे, बस लिखा हुआ दोबारा को सवाल को देखें, एक बार देख लिया सवाल को, टाइम जाते जाना। इधर देखो 750 जमा 510, अब ये बता दो ये फर्क है 12 है, सेम है, एसेट भी सेम है, 12500 14400, 9.3 ही रखो ताकि जरा थोड़ा फर्क तो दूर रहे। अच्छा, ये प्रॉफिट सेम रखने की वजह आपको बताई कि ताकि आप, जैसे आपको मैंने रेशो समझाई है, इस तरह से डिफरेंट रेशो, जो भी अपनी किस्म की नई रेशो शुरू होगी समझाना आसान होता है, अगर एक साइड को कांस्टेंट रखा हो, इसलिए ये फर्क क्लोज हो गया, पेपर में इतने क्लोज नहीं आते, दूर दूर होते हैं। अच्छा, अब सुनिए इसकी इंटरप्रिटेशन, सुनिए वही वाली इंटरप्रिटेशन देने में है ना, लेकिन आपके लिए आसानी कर रहा हूं मैं चीजों में, तो आप उसको आसानी रखिएगा, हर सोचने को देखो, जैसा याद करने की कोशिश नहीं करनी, वो मुमकिन ही नहीं है, पहले बता दिया। अब इसी रेशो की इंटरप्रिटेशन में लगी है, कंपनी एक्स इज अर्निंग रुपीज 9.5 पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन एसेट्स, फर्क आ गया, नंबर मिल गया, एज कंपेयर टू रुपीज 9.3 ऑफ कंपनी वाई, बिकॉज कंपनी which means company Y, आई बैठ हो गया, ओहो सॉरी, which means company X is generating more profits using its assets as compared to Y, therefore company X is better। अगली लाइन ऐड कर ले, high profit means higher retention and reinvestment। तीसरी, it is better to compare these with industry average and its own performance over the, और 3-4 लाइनें खाली छोड़ दे, ठीक है, ओके, ये लिख के आना है, और इन 3 रेशोज की इंटरप्रिटेशन बुक से पढ़नी है, लफ्ज ब लफ्ज, कोई एक लफ्ज भी समझ ना आए वो मुझसे कल पूछ लेना, ठीक है। और रेवेन्यू वाले काम को बहुत तवज्जो से करते रहिए, ये ना हो कि आप गड़बड़ कर दें।